इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है जुडिशरी। और यह वीडियो नंबर सेकेंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहां पर पिछले वीडियो का लिंक दिया गया है, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम टॉपिक करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। और इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, और कौन बड़ा कोर्ट होता है, कौन छोटा कोर्ट होता है। इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए, इंडिया के कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड की तरह है। तो यहाँ पर जैसा कि इमेज आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमारे देश में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर आ जाता है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आ जाता है, जिसको कि हम एपेक्स कोर्ट के भी नाम से जानते हैं। और उसके नीचे आ जाता है हाई कोर्ट, और सबसे नीचे यानी कि लोकल लेवल पर जो कोर्ट होता है वो हमारा सबसे नीचे होता है, जिसको कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। तो देखिए, आपके जिले में या फिर आपके शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, आपने देखा भी होगा। और आपके राज्य की राजधानी में या फिर आपके राज्य में सिर्फ एक हाई कोर्ट होता है, और उसी तरीके से हमारे पूरे देश में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे देश में जो कोर्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर है। तो हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में आपको लोकल कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो देखने को मिल जाएंगी। हर एक जिले में आपको एक लोकल कोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमारे देश के लेवल पर जो एपेक्स कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है, वो सिर्फ एक है। और जो कोर्ट जिसमें कि ज़्यादातर लोग जाते हैं अपने काम के लिए या फिर ज़्यादातर लोगों का विजिट करना होता है, वो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर तहसील लेवल पर या फिर शहरों में आपको कोर्ट्स जो आप देखते हैं, वहाँ पर बहुत तरीके के केसेस डील किए जाते हैं या फिर देखे जाते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि देखिए, कोर्ट जो है वो 3 लेवल पर है। सबसे ऊपर आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और सबसे नीचे हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर कहा गया है कि आर देयर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये जो अलग अलग लेवल पर कोर्ट्स हैं, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब है हाँ, ये जो सभी कोर्ट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसको समझाने के लिए एक वर्ड आपको समझना होगा कि देखिए, हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर कोई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाती है, वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोअर कोर्ट में कोई आपके खिलाफ फैसला जाता है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं, और वहां से लोअर कोर्ट के खिलाफ भी आप डिसीजन ले सकते हैं। या फिर कोई केस है, उसके जैसा ही सिमिलर केस अगर हाई कोर्ट में हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको देखा गया है, तो उसके आदेश को या फिर उसके ऑर्डर को देखते हुए लोअर कोर्ट में डिसीजन दिया जाएगा। तो ये होता है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। और देखिए, यहाँ पर यही चीज़ समझाया गया कि एक दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम अपील भी कर सकते हैं। अपील सिस्टम है इंडिया में, जिसमें आप लोअर कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए आप हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उसने सही फैसला नहीं सुनाया है या फिर आपके खिलाफ फैसला गया है, तो यहाँ पर आगे एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं और इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, अपील का सिस्टम, ये कैसे काम करता है। तो एक केस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। केस है स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। स्टेट यानी कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो, और उसके खिलाफ है लक्ष्मण कुमार और कुछ और लोग। और ये केस है 1985 का, और ये केस लड़ा गया था लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि 1980 के फरवरी में लक्ष्मण कुमार ने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था सुधा गोयल, जिसकी उम्र थी 20 साल। और वो एक फ्लैट में रहते थे जहां पर लक्ष्मण का भाई और उनके परिवार वाले रहते थे। और 2 दिसंबर 1980 को सुधा जो थी उसकी मौत हो गई हॉस्पिटल में, आग लगने की वजह से, बर्न्स की वजह से।
और जो लड़की थी सुधा, सुधा के परिवार वालों ने कोर्ट में जाकर केस कर दिया इस पूरे मामले के ऊपर। और जब ट्रायल कोर्ट में इस पूरे मामले को देखा गया या फिर इसकी हियरिंग शुरुआत हुई, तो वहां पर जो सुधा थी उसके नेबर्स को, यानी कि जो लक्ष्मण का फ्लैट था उसके नेबर्स को बुलाया गया विटनेस के रूप में। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को उन्होंने सुधा को स्क्रीम करते हुए सुना, और उसके बाद वो लक्ष्मण के फ्लैट में गए और वहां पर देखा कि जो सुधा है उसकी साड़ी में आग लगी हुई है और वो जल रही है। और उन्होंने सुधा की आग को बुझाया ब्लैंकेट के जरिए या फिर जो गनी बैग होता है उसके जरिए आग को बुझाया। और सुधा ने उनसे ये कहा है कि उसकी जो सासू माँ है, यानी कि सुधा की जो सास है शकुंतला, उसने केरोसिन तेल डाला उसके ऊपर, और उसका जो हस्बैंड है लक्ष्मण ने आग लगाया, और इसी वजह से, आग लगने की वजह से उसकी मौत हुई। और ट्रायल के दौरान, यानी केस जब चल रहा था, तो जो सुधा के परिवार वाले थे, सुधा के मायके वाले और जो नेबर्स थे, वो ये कह रहे थे कि सुधा जो थी उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था उसके ससुराल वालों द्वारा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉरी डिमांड कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कैश डिमांड कर रहे थे, स्कूटर, फ्रिज, ये सभी चीज़ें डिमांड कर रहे थे अपने जो उनका पहला बच्चा हुआ था बच्चे के बर्थ पर, यानी एज अ डॉरी डिमांड कर रहे थे। और अपने डिफेंस में जो लक्ष्मण या फिर उसकी माँ और उसके परिवार के जो लोग थे, उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि जो सुधा थी, सुधा की सारी एक्सीडेंटली आग लग गई थी जब वो मिल्क, यानी कि दूध को गर्म कर रही थी। तो इस पूरे मामले को सुनने के बाद जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और उसके देवर यानी कि ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को, तीनों को डेथ की सजा सुनाई, यानी मौत की सजा सुनाई। तो इसके बाद ये जो लोग थे, यानी लक्ष्मण और उसके पूरे परिवार ने, यानी कि जो तीनों लोग जिनको सजा हुई थी, ये तीनों चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में अपील किया कि नहीं, ये जो हमारा वर्डिक्ट आया है ये सही नहीं है, ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट सही नहीं है। और हाई कोर्ट में भी इनके सारे आर्गुमेंट्स को सुना गया, और सभी आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद जो कोर्ट थी उसने ये डिसाइड किया कि जो सुधा है उसकी मौत जो हुई है वो एक्सीडेंटल फायर की वजह से हुई है, जो कि केरोसिन स्टोव की वजह से आग लगा था। यानी कि इन लोगों ने, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र ने इनकी सुधा की हत्या नहीं की है, और उनको वहां से छोड़ दिया गया, उनको वहां से फ्री कर दिया गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए या फिर उसको सही न मानते हुए जो एक्यूज लोग थे, यानी जिनको सजा दे दिया गया था, वो हाई कोर्ट में गए और वहां पर अपने पक्ष में वो उन्होंने फैसला ले लिया। तो इस तरीके से जो हमारा ये सिस्टम है, अपील का ये सिस्टम काम करता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। ये जो केस होता है, जब ये ऐसा फैसला आ जाता है, यानी कि सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है इस सजा में, तो जो वुमेन संगठन थे, यानी महिला संगठन जो थे, वो इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर उनको ये जो फैसला है ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, और वो काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, या फिर इसके साथ ही आगे चलकर वो एक अपील दायर करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो अपील दायर किया जाता है ये इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स द्वारा किया जाता है। और इसके बाद 1985 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस अपील को सुनता है, और इसके बाद इसके साथ ही जो लक्ष्मण है और जो दो उसके परिवार के 2 मेंबर्स हैं इनको भी सुनता है। और इन सभी के आर्गुमेंट्स को या फिर इन सभी के लॉयर्स को सुनने के बाद जो कोर्ट है वो इस डिसीजन पर आता है कि जो ये जो लक्ष्मण है और उसकी मां है, इन दोनों को सजा दी जाती है, यानी इन दोनों को गिल्टी पाया जाता है। लेकिन उसका जो देवर है, यानी कि लक्ष्मण का जो भाई है सुभाष, उसको फ्री छोड़ दिया जाता है उसके खिलाफ, क्योंकि कोई सबूत नहीं होता है। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है उसने हाई कोर्ट और जो हमारा लोकल कोर्ट था दोनों से अलग फैसला सुनाया, और इन दोनों को पूरे जिंदगी के लिए जेल की सजा दे दी गई। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा अपील सिस्टम है उसमें हम लोकल कोर्ट के खिलाफ जाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट के खिलाफ जाकर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अपील सिस्टम है वो काम करता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो देखिए ऊपर का जो हमने केस देखा डॉरी डेथ वाला केस, ये आता है हमारे क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में, यानी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रिमिनल केस में आता है। लेकिन क्रिमिनल केस के अलावा भी हमारे देश में सिविल लॉ केसेस हैं, यानी जो केसेस वैसे होते हैं जिसमें किसी की हत्या नहीं की गई है, जिसमें किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया है, बल्कि उनके बीच में किसी 2 लोगों के बीच में
किसी भी बात का लेकर झगड़ा है, जैसे डाइवोर्स का केस हो गया, भाड़े को लेकर झगड़ा हो गया, या फिर किसी और चीज को लेकर आपस में मनमुटाव है या फिर झगड़ा है, तो यहाँ पर आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि एक नया सिविल लॉ पास हुआ था 2006 में, जो कि महिलाओं को बचाता था डोमेस्टिक वायलेंस से। उसमें वहां पर हमने देखा था कि ये जो पूरा नया कानून पास हुआ था, ये कानून एक क्रिमिनल लॉ नहीं था बल्कि एक सिविल लॉ था। तो इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर टेबल दिया गया है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में एक तरीके का कंपैरिजन किया गया है। तो देखिए क्रिमिनल लॉ क्या होता है। तो देखिए क्रिमिनल लॉ है वो डील करता है कि जब आप किसी भी तरीके से ऑफेंस करते हैं, यानी कि किसी को आप मारते हैं, पीटते हैं, या फिर चोरी करते हैं, या फिर किसी का मर्डर करते हैं, आप इस तरीके की जब क्राइम करते हैं, फिजिकल क्राइम, तो वो आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। लेकिन अगर आप किसी के राइट को या फिर किसी के हक को मारते हैं या फिर हक को छीनते हैं, तो वो हमारा सिविल लॉ के अंदर आता है। जैसे अगर आपके और आपके भाई के बीच में लड़ाई हो जाता है जमीन को लेकर, तो वो आपका सिविल केस है। अगर आप सामान को लेकर कंपनी के साथ झगड़ जाते हैं या फिर दुकानदार के साथ झगड़ जाते हैं, तो वो आपका सिविल लॉ के अंदर आता है, सिविल केस के अंदर आता है। आपका अपने मालिक के साथ, मकान मालिक के साथ रेंट को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो वो आपका सिविल केस के अंदर आता है। उसी तरीके से डाइवोर्स केस जो है वो भी सिविल केस के अंदर आता है। तो ये एक तरीके का बेसिक डिफरेंस है हमारे क्रिमिनल केस या फिर क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में। और यहाँ पर देखिए क्रिमिनल लॉ जो होता है उसमें सबसे पहले आपको एफआईआर दर्ज करानी होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देना होता है, जिसके बाद जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करके आगे बताती है कोर्ट को कि आखिर हुआ क्या था, क्या पूरा मामला था, कैसे कैसे काम हुए, ये सभी चीज़ें पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट को बताती है। लेकिन यहाँ पर जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो सिविल लॉ में जो पिटिशन होता है वो कोर्ट के सामने किया जाता है, और ये जो पिटिशन है वो अफेक्टेड पार्टी ही कर सकता है, यानी दूसरा कोई नहीं कर सकता है अफेक्टेड पार्टी के बदले में। और अगर रेंट मैटर की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे बताया गया है, रेंट मैटर में आप अगर लैंडलॉर्ड है तभी केस कर सकते हैं, या फिर आप टेनेंट है तभी केस कर सकते हैं। आप अगर देख रहे हैं, बगल वाले हैं, तो आप जाकर वहां पर केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिमिनल लॉ में है तो वहां पर एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर बात की जाती है कि अगर आपको गिल्टी पाया जाता है क्रिमिनल लॉ में, तो वहां पर आपको जेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, यहां तक कि आपको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम सिविल लॉ को देखते हैं तो सिविल लॉ में जो है जो कोर्ट है वो आपको स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कहेगा, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी मोड़ी आपको सजा भी दी जाए जेल की या फिर किसी भी तरीके की। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है डज एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या सभी लोगों को कोर्ट्स के लिए एक्सेस है हमारे देश में? तो देखिए अगर हम प्रिंसिपल की बात करें या अगर हम कानूनों की बात करें तो उसमें जो हमारे देश में जितने भी सिटीजन्स हैं सभी लोगों को कोर्ट तक एक्सेस है हमारे देश में। और ये चीज़ जो है ये इंप्लाई करती है कि हमारे देश में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर जस्टिस ले सकते हैं और अपने पक्ष में या फिर किसी के खिलाफ फैसला ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है। और जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि जो कोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में या फिर किसी भी व्यक्ति के राइट को प्रोटेक्ट करने में। अगर कोई भी सिटीजन बिलीव करता है कि उसके राइट को वायलेट किया गया है तो वो जाकर कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला ले सकता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कोर्ट जो है वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल तो हैं, लेकिन रियलिटी में जो कोर्ट तक जो एक्सेस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी गरीब हैं और उनके लिए जो पूरा लीगल प्रोसीजर है उसको समझना या फिर उस पर उसको कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लीगल प्रोसीजर जो है उसमें काफ़ी पैसा भी लगता है, काफ़ी पेपर वर्क भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक गरीब व्यक्ति है जो कि पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, या फिर उसका जो पूरा परिवार है वो उसके डेली वेज पर डिपेंडेंट है, तो इस कंडीशन में वो जो व्यक्ति है वो कोर्ट तक नहीं जा सकता है और कोर्ट तक जाने का जो आइडिया है वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, एक तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोर्ट तक जाने के लिए उसको अपनी रोजी रोटी को छोड़ना होगा, अपने परिवार को काफ़ी मुश्किल में रखना होगा, तब वो कोर्ट तक पहुंचने पाएगा। और इस तरीके की परेशानी को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1980s में एक नया मैकेनिज्म लाया जिसको कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं या फिर PIL के नाम से जानते हैं। और इसके
ये जो पीआईएल आया, पीआईएल में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या फिर उसके बदले में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकता है। यानी कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं या फिर आप या फिर कोई भी व्यक्ति, इंडिया के किसी भी व्यक्ति के बदले में जाकर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकता है अगर मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का जो राइट है या फिर जो बेसिक राइट है उसको वायलेट किया गया है। और इसके साथ ही जो लीगल प्रोसेस था इसके लिए वो काफ़ी सिंपल बना दिया गया। और इसके साथ ही अगर आप पीआईएल दाखिल करना चाहते हैं तो आप एक लेटर के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं और उसको भी पीआईएल के रूप में मान लिया जाएगा, पीआईएल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और शुरुआत के दिनों में जो पीआईएल था उसको यूज किया जाता था जस्टिस पाने के लिए बहुत सारे इश्यूज पर, जैसे कि बॉन्डेड लेबरर्स को छुड़ाने के लिए इनह्यूमन वर्क कंडीशन से, या फिर जो बिहार में जो प्रिजनर्स थे जिनको सजा पूरा होने के बाद भी जेल में रखा गया था उनको रिलीज करवाने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और जानकारी आपको ले लेनी चाहिए कि जो मिड डे मील आज हम देखते हैं, जो स्कूल में मिड डे मील मिलता है वो भी आपको पीआईएल की वजह से ही मिलता है, उसकी शुरुआत भी पीआईएल की वजह से ही हुई है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप इन इमेजेस को देखें और इसके साथ ही पढ़ें, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसको आप खुद से पढ़ लें, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ। तो आगे देखिए यहां पर कहा जा रहा है किसी भी कॉमन पर्सन के लिए कोर्ट तक पहुंचना ही जस्टिस तक पहुंचने के लिए बराबर है, क्योंकि अगर कोई भी कॉमन पर्सन अगर कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं पाएगा तो वो जस्टिस तक कहां से पहुंचने पाएगा। देखिए हमारा जो कोर्ट है इंडिया में वो काफी क्रूशियल रोल अदा करते हैं फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने में, जो कि हमारे लिए एक बेसिक चीज है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जो कोर्ट्स है उन्होंने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया और इसको राइट टू लाइफ से आगे बढ़ाकर राइट टू फूड को भी उसमें इंक्लूड किया। और इसके बाद जो कोर्ट थे उन्होंने स्टेट को यानी जो सरकार है उसको ऑर्डर किया कि ताकि जो सर्टेन स्टेप्स को उठाया जा सके ताकि सभी लोगों को फूड प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें कि हमारा मिड डे मील भी स्कीम भी आया जिसके जरिए बच्चों को फूड प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोर्ट जजमेंट है वो कई बार बिलीव किया जाता है कि कॉमन पर्सन के इंटरेस्ट के खिलाफ कई बार चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि राइट टू शेल्टर या फिर राइट टू हाउसिंग के लिए कंसर्न करते हैं या फिर उस पर काम करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि जो बहुत सारे नए जजमेंट्स आए हैं एविक्शन को लेकर वो काफ़ी विरोध में है या फिर काफ़ी दूर हैं जो शुरुआत के जजमेंट्स आए थे। यानी कि देखिए एविक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं रह रहे हैं, आप झोपड़ी में रह रहे हैं, कहीं झोपड़ी बनाकर सरकारी ज़मीन पर या फिर किसी भी दूसरे के ज़मीन पर, तो वहाँ से जो कोर्ट है वो ऑर्डर करता है कि आपको वो ज़मीन छोड़नी होगी। इस तरीके की जो मैटर्स हैं जैसे कि आप झुग्गी में देखते हैं दिल्ली में या फिर दूसरे जगहों पर, उसकी बात यहां पर की जा रही है। इसके बाद यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो फिलहाल के जजमेंट्स आए हैं उसमें स्लम में रहने वाले लोगों को इनक्रोचर के रूप में देखा जाता है, यानी उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है या फिर वो वहां पर सही मायने में रहने के लायक नहीं है या फिर उनको नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन जो शुरुआत के जो जजमेंट्स आए थे जैसे कि हमारा 1985 का ओल्गा तेलीज और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें जो लोग हैं यानी स्लम में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा नहीं देखने को मिला है। तो यहां पर ये जो आपका ओल्गा तेली और वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो केस है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया गया है, आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसके बारे में खुद से सोच सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर कहा गया है कि एक और इशू है जो कि कॉमन पर्सन के एक्सेस को काफ़ी अफेक्ट करता है, वो ये है कि देखिए जो केसेस हैं हमारे देश में, कोई भी केस जब उसको हैंडल किया जाता है या फिर उसकी जब सुनवाई होती है तो वो काफ़ी लंबे सालों तक चलती है, यानी 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल इतने सालों तक उसकी सुनवाई चलती है। और यहाँ पर एक फ्रेज हमारा काम आता है, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर समय पर जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया जाता है लोगों को वो जस्टिस नहीं देने के बराबर है। और ये जो हमारा ये जो फ्रेज है ये हमारे इंडिया के जुडिशल सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा लागू होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा उस पर सही बैठता है, क्योंकि हमारे देश में जो केसेस हैं वो 10 साल 20 साल 30 साल आराम से खिंच जाते हैं, वो कोर्ट में ही चलते ही रहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद अगर हम देखें तो हमारे देश में जो जुडिशरी है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, काफ़ी क्रूशियल रोल अदा किया है इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाने में, इंडिया में डेमोक्रेसी को मजबूत करने में। और इसके साथ ही जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी
काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ताकि वो जो हमारा एग्जीक्यूटिव या फिर जो लेजिस्लेचर है उसके पावर को हमेशा चेक में रखता है, और हमारे जो लोग हैं यानी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। और जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने काफ़ी सही रूप से जो कोर्ट का सिस्टम है उसको देखा था या फिर उसके बारे में विचार किया था, और उनका जो विचार था इंडिपेंडेंट जुडिशरी का वो बिल्कुल सही था, और उसकी वजह से ही जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत होने पाया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।